सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। और हम लोगों को कर रहे थे क्वांटम मैकेनिक्स का रिवीजन, जिसमें हमने एसएचओ पढ़ लिया था। इसके बाद आता है अपना हाइड्रोजन एटम मॉडल। तो आज अपन हाइड्रोजन एटम मॉडल करेंगे। हाइड्रोजन एटम मॉडल में इसके वेव फंक्शन के बारे में, ठीक है। क्या क्या हम लोग करने वाले इसमें, वेव फंक्शन इसका, और इसकी एनर्जी, इसकी डीजनरेसी, है ना। ये तीन चीज़ें अपन देखते हैं हाइड्रोजन एटम मॉडल में। ज़्यादातर इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं हाइड्रोजन एटम मॉडल में, ये वेव फंक्शन पे पूछे जाते हैं। वेव फंक्शन पे, वेव फंक्शन इसका थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, मतलब इसको ड्राइव करना पड़ता है। जो श्रोडिंगर वेव फंक्शन के द्वारा ड्राइव कर लेते हैं। बट इसमें टू पार्ट्स होते हैं इसमें वेव फंक्शन में। एक होता है रेडियल पार्ट, एक होता है एंगुलर पार्ट, ठीक है। तो इस मॉडल में दो पार्ट होते हैं, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट वेव फंक्शन के। इन दोनों से मिलकर ये पूरा वेव फंक्शन बनता है हाइड्रोजन एटम मॉडल के लिए, हाइड्रोजन एटम मॉडल के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग इसके वेव फंक्शन, एनर्जी और डीजनरेसी के बारे में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसका वेव फंक्शन होता है, नॉर्मल वेव फंक्शन, जो कि अपना साई 1s के लिए लिखा जाता है। 1s यानी n बराबर यहाँ पे होता है 1 और s इज इक्वल टू 0, यानी l की वैल्यू होती है जो होती है 0। ये n क्या होता है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि हम लोग पीरियोडिसिटी में पढ़ते हैं, यानी जिसे हम लोग सेल भी बोलते हैं। और ये l क्या होता है, l होता है सब सेल, जिसे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड जो भी हमने पीरियोडिसिटी में उसकी एनर्जी वगैरह देखी थी, उसके जो एन एल एम की वैल्यू, एस की वैल्यूज़, तो उसी से रिलेटेड हम लोग देखने वाले हैं। जो क्या 1s जो सेल है उसके बारे में, जो वेव फंक्शन होता है हाइड्रोजन एटम के लिए, वो होता है 1/√पाई एक A0 की पावर 3/2 डॉट ई की पावर -r/A0, ठीक है। ये होता है इसका वेव फंक्शन नॉर्मली 1s के लिए, ठीक है। अब इसमें दोनों पार्ट है, बट ये मैं आगे ड्राइव करके दिखाता हूँ आपको ये कैसे आया। तो सबसे पहले इसका रेडियल पार्ट देख लेते हैं हम लोग। रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, ऑफ हाइड्रोजन एटम मॉडल, ठीक है। हाइड्रोजन एटम मॉडल का रेडियल पार्ट, जिसमें क्या होता है, R एन यहाँ पे वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर L, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल होता है टू ZR/NA0 की पावर L डॉट ई की पावर -ZR/NA0, ठीक है। और डॉट L n+L टू L+1, ठीक है। ऐसे ये रेडियल पार्ट की टर्म होती है वेव फंक्शन के लिए, जिसमें ये जो टर्म होती है ये होती है लुगेरे कांस्टेंट बोलते हैं इसको, लुगेरे कांस्टेंट, जो कि लुगेरे ने दी थी। और इसकी जो वैल्यूज़ होती है, जैसे L11 अगर यहाँ पे आ गया या L33 हो गया, वो कांस्टेंट होते हैं, यानी कांस्टेंट को मान लेते हैं 1, इस तरह से होते हैं। और यहाँ पे L जानते हैं, लिख देता हूँ एक बार, एजीमुथल क्वांटम नंबर, तल क्वांटम नंबर। n होता है अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और अपना जैसे जेड है यहाँ पे एटॉमिक नंबर, आर है यहाँ पे एटॉमिक रेडियस, ये ए नोट है यहाँ पे बोर्ड्स रेडियस जो कि जिसकी वैल्यू होती है 1.2 पिकोमीटर या फिर 500 1.9 529 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं, है ना। ये बोर्ड्स रेडियस हो गया सारा, ठीक है। तो इस तरह ये अपना रेडियल पार्ट होता है। इसके अलावा जो एंगुलर पार्ट है वो अगर हम लोग देखें तो इसका एंगुलर पार्ट देख लेते हैं। एंगुलर पार्ट में क्या होता है, एंगुलर पार्ट देखें तो इसका एंगुलर पार्ट जो होता है आर एम एल प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा की पावर एम का मोड, कोस थीटा की पावर है एल माइनस एम का मोड। मोड मतलब यहाँ पे जो भी नेगेटिव पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव में ही रहेगा हमेशा, है ना। इसका परिमाण जिसे बोलते हैं अपन, है ना। और यहाँ पे है अपना लास्ट टर्म ई की पावर आई एम फाई, ठीक है। ये होता है एंगुलर पार्ट फॉर हाइड्रोजन एटम मॉडल, ठीक है। अब इनमें एल तो अपन जानते ही हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम है यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये सारे वही है एन एल एम एस जो कि क्वांटम नंबर्स है जो हम हाइड्रोजन एटम मॉडल में या फिर पीरियोडिसिटी में जैसे पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, तो वही है ये, ठीक है। एम एल की वैल्यू यहाँ पे एम की वैल्यू होती है माइनस एल प्लस एल टू माइनस एल, ठीक है। और एल की वैल्यूज़ होती है एस पी डी एफ के लिए 0 1 2 3, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ती जाती है एफ जी एच 4 5 ऐसे इस तरह से। एन की वैल्यू वही 1 2 3 4 5 इस तरह से होती है एन की वैल्यू, ठीक है। तो ये अपने दो पार्ट्स हो गए साइन के लिए, वेव फंक्शन के लिए। तो अब अपन इसका एक बार 1s के लिए साइन ड्राइव कर लेते हैं। 1s के लिए जो अपन ने ऊपर किया था ना वही। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले इन दोनों को जो है रेडियल पार्ट को और एंगुलर पार्ट को क्या करना पड़ेगा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन में लेना पड़ेगा, इनको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो ये अपना जो रेडियल पार्ट है उसको नॉर्मलाइज करते हैं, नॉर्मलाइज द एंगुलर पार्ट ऑफ 1s ऑर्बिटल, है ना। इसके लिए पहले आर की टर्म को लिखे 1s के लिए। तो 1s के लिए एन की वैल्यू क्या हो गई, एन की वैल्यू हो गई अपनी 1, एस की वैल्यू हो गई मतलब एस के लिए एल की वैल्यू हो गई 0। तो ये हो गया अपना एल इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया रेडियल पार्ट R10 प्रोपोर्शनल है किसके 2 जेड की जगह हाइड्रोजन एटम के लिए ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम के लिए 1 जेड की वैल्यू 1 आर ऐसे केस एन की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई ए नोट इसकी पावर है 0 एंड ई की पावर जेड की पावर 1 है, आर
एन क्या है 1 है ए नोट, एंड लुगेरे कॉन्स्टेंट यहाँ पे है एल एन प्लस एल, एन प्लस एल, एन प्लस एल कितना हो गया 1, 2 एल प्लस 1 कितना हो गया 1, 2 एल से वो तो 0 हो गया। तो ये हो गया अपना रेडियल के लिए R1 0 प्रोपोर्शनल। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसको 1 लिखते हैं अपन, 1 ई की टर्म हो गई यहाँ पे माइनस आर अपॉन ए नोट, और लुगेरे कॉन्स्टेंट हो गया 1। तो ये रेडियल पार्ट आ गया अपना R1 0 प्रोपोर्शनल ई की पावर माइनस आर ए नोट, ये आ गया अपना रेडियल पार्ट। अब इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटा देंगे अपन, आर नोट इज इक्वल टू एन ई माइनस आर अपॉन ए नोट। ये क्या है अपना नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट। तो ये अपने को निकालना है इसमें, ठीक है, रेडियल पार्ट के लिए। तो नॉर्मलाइज कैसे करते हैं वेव फंक्शन को, कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, किसी भी वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, तब जाकर वो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो इसको, ये जो एंगुलर रेडियल पार्ट है वेव फंक्शन का, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करेंगे अपन, नॉर्मलाइज करने के लिए साइन जो आर पार्ट है वो साइन स्टार साइन और इसका डीटो इज इक्वल टू 1 कर देंगे अपन, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम के लिए लिमिट यहाँ पे रेडियल पार्ट के लिए होती है 0 टू आर और प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, 0 टू प्लस इनफाइनाइट। तो यहाँ पे साइन क्या है अपना एन ई की पावर माइनस आर अपॉन ए नोट, ठीक है। तो ये अपन क्या कर लेंगे, अपन 0 प्लस इनफाइनाइट साइन एन ई की पावर माइनस आर अपॉन ए नोट, एन की पावर ई की पावर माइनस आर ए नोट। एंड डीटो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीटो होता है इसके लिए आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। अब ये वाली टर्म यूज़ होती है एंगुलर पार्ट के लिए, ये वाली टर्म यूज़ होती है रेडियल पार्ट के लिए, ठीक है, रेडियल पार्ट के लिए। तो रेडियल पार्ट में अपन क्या करेंगे, ये वाली टर्म को यूज़ लेंगे डीटो की जगह, तो आर स्क्वायर डॉट डी आर, ठीक है, हो गया। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, इसको आगे सोल्व करेंगे तो एन स्क्वायर हो जाएगा, ये इसको बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है, ई की पावर माइनस आर आर अपॉन ए नोट माइनस आर अपॉन ए नोट क्या हो जाएगा 2r ए नोट, ठीक है, ये हो गई। एंड डॉट आर स्क्वायर डी आर 0 टू इनफाइनाइट। इसको जब अपन सोल्व करते हैं ना तो ये इज इक्वल टू आता है n फैक्टोरियल। n क्या है यहाँ पे, n है r की पावर यहाँ पे 2 है, n बटे में क्या है यहाँ पे एल्फ़ा, n एल्फ़ा की पावर n प्लस 1, ठीक है। इस तरह से ये सोल्व होता है ये इंटीग्रेशन। एंड इसको जब अपन सोल्व करते हैं तो n की पावर यहाँ पे क्या है 2, और एल्फ़ा की वैल्यू क्या है, एल्फ़ा होता है ई की टर्म में r के आगे जो भी है वो एल्फ़ा, तो 2 अपॉन ए नोट, 2 बाई ए नोट क्या है एल्फ़ा। तो इसको इस फॉर्मूले में रखते हैं और इसको आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 1 इज इक्वल टू एन स्क्वायर बार है अपना, इसको सोल्व करेंगे तो 2 फैक्टोरियल बटे में एल्फ़ा की वैल्यू अपन रख दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्फ़ा की वैल्यू अपन अगर रख दें तो 2 बाई ए नोट की पावर n की वैल्यू है 2 प्लस 1 इज इक्वल टू
एन स्क्वायर 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1 फैक्टोरियल बटे में 2 अपॉन ए नोट की पावर कितनी होगी 3। तो ये हो जाएगा अपना एन स्क्वायर डॉट 2 अपॉन 2 की पावर 3, ये ए नोट की पावर 3 है, ये ऊपर आ जाएगा अपना ए नोट की पावर 3 एंड 2 की पावर 3 है तो एक 2 से एक 2 को अपन काट देंगे, यहाँ पे बचेगा क्या अपना 2 की पावर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको एक है बराबर में, तो इसको बराबर एक के इक्वल कर देते हैं अब। ठीक है, तो ये आगे क्या हो जाएगा, एन को इधर ले लेते हैं या फिर इस टर्म को इधर ले लेते हैं, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर अपॉन ए नोट की पावर 3। ठीक है, अब ये स्क्वायर है तो एन की पावर क्या हो जाएगा, ये अन रूट आ जाएगा इसके ऊपर, तो 2 का अन रूट, चलो ऐसे लिख लेते हैं एक बार, ए नोट 3। अब इसकी पूरे की पावर 1/2 है तो ये तो बाहर आ जाएगा अपना, तो 2 अपना बाहर आ गया, ए की पावर पे अन रूट है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 3/2, क्योंकि 1/2 इसकी पावर है। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट आ गया, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट फॉर रेडियल पार्ट, फॉर रेडियल पार्ट, रेडियल पार्ट के लिए नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट है ये अपना। ठीक है, तो जो अपना रेडियल पार्ट था वो क्या था, रेडियल पार्ट है अपना ये अपना रेडियल पार्ट था R10 इज इक्वल टू एन ई माइनस आर अपॉन ए नोट। तो एन की वैल्यू क्या आ गई 2/ए नोट की पावर 3/2, तो ये यहाँ पे रखेंगे अपन, तो R10 इज इक्वल टू एन की जगह 2/ए नोट की पावर 3/2 एंड डॉट ये क्या हो गया ई की पावर माइनस R/ए नोट। ठीक है, यही थी ना वैल्यू एन। ठीक है, तो ये अपना रेडियल पार्ट आ गया, रेडियल पार्ट। अब इसका 1s के लिए एंगुलर पार्ट, 1s ऑर्बिटल के लिए इसका एंगुलर पार्ट निकालते हैं, एंगुलर पार्ट निकालते हैं इसका। ठीक है, एंगुलर पार्ट निकालते हैं इसका। एंगुलर पार्ट निकालने के लिए एंगुलर पार्ट वाला फॉर्मूला RML प्रोपोर्शनल साइन थीटा m कोस थीटा L माइनस m एंड e की पावर I m फाई। अब यहाँ पे m क्या है, 1s के ऑर्बिटल के लिए s की वैल्यू, l की वैल्यू 0 है तो m क्या हो जाएगा, m भी 0 हो जाएगा, क्योंकि m की वैल्यू जो होती है ना, ml की वैल्यू वो होती है +L माइनस L। ठीक है, अपन ने पीरियोडिसिटी में फट रखा है ये, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये होता है m इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो r की यहाँ पे ये हो गया m0, l की भी पावर क्या है 0 है, मतलब l की वैल्यू भी 0 है 1s के लिए, ये प्रोपोर्शनल हो गया अपना साइन थीटा। अब m की वैल्यू क्या है 0, तो 0 की पावर 0 मोड कैसे भी लिखो इसको, ये 0 ही आएगा, 0 माइनस 0 0 ही होगा, e की टर्म i मल्टीप्लाई 0 एंड थीटा, e की पावर भी 0 है, सब की पावर 0 है, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, ये 1 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो जो एंगुलर पार्ट है प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो ये एक कांस्टेंट बचेगी, जिसे कहते हैं अपन नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट। तो ये नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट हम ड्राइव करेंगे किससे, प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी इसकी प्रोबेबिलिटी को 1 करके, तो 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 बार होगा इसका, क्योंकि इसका जो डीटो होता है वो होता है साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई एंगुलर पार्ट में, ये होती है इसकी डीटो, एंड इसकी जो लिमिट होती है
इस एंगुलर पार्ट के लिए हम जो लिमिट लिखते हैं वो क्या होती है, लिमिट अपनी होती है इंटीग्रेशन में जो लिमिट लगाते हैं अपन 0 थीटा पाई, थीटा वाली टर्म पाई, एंड जो फाई वाली टर्म है वो होती है 2 पाई, 2 पाई, है ना। तो एक बार तो 0 टू पाई हम इंटीग्रेट करेंगे, एक बार 0 टू 2 पाई इंटीग्रेट करेंगे। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है एन एंड एन, यानी जो प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन साई स्टार साई डीटो, डीटो, है ना। तो ये डीटो क्या हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा डी फाई। इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो 1 इज इक्वल टू, एक बार 0 टू पाई इंटीग्रेट करेंगे इसको, एक बार 0 टू 2 पाई, ये एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर अपना क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, साइन थीटा डी फाई। अब इसको सोल्व करेंगे अपन तो अपने पास आएगा 1 इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एक बार जो ये क्या है, ये केवल थीटा वाली टर्म है, ये अपनी ये थीटा वाली टर्म है, तो ये थीटा वाली टर्म के साथ इंटीग्रेट होगी। ये फाई है तो ये फाई वाली टर्म, ये नहीं, ये वाली फाई वाली टर्म है और ये थीटा वाली टर्म है, ठीक है। तो ये इस तरह से इंटीग्रेट होगी, ठीक है। तो इसको बाहर लेंगे तो ये साइन थीटा डी थीटा 0 टू पाई एंड 0 टू 2 पाई फाई, मतलब डी फाई सॉरी डी फाई, यहाँ पे डी फाई होगा, ठीक है, डी फाई। तो एक बार इसको इंटीग्रेट जब अपन करेंगे तो एन स्क्वायर साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, ठीक है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एंड इसका जो डी थीटा के आगे कोई नहीं है तो इसको थीटा की पावर 0 मानते हैं, थीटा की पावर 0 मानेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू फाई 0 टू 2 पाई। अब इसको जब अपन सोल्व करेंगे आगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा की जगह पाई रखेंगे एक बार माइनस का ये प्लस हो जाएगा, कोस 0 रखेंगे, है ना, डॉट 2 पाई माइनस 0। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 1 इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा कोस पाई की वैल्यू होती है, -1, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस n-1 प्लस ये कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 भी होता है -1, कोस 0 होता है +1, कोस 0 होता है +1, ठीक है। क्योंकि जब इसका जो वेव बनाते हैं ना कोस के लिए वो ऐसे बनता है, ऐसे, ये यहाँ पे आता है +1, यहाँ पे आता है -1, ये 0, ये होता है 0, ये होता है π/2, है ना, एंड ये होता है अपना पाई, ठीक है। इस तरह से अपना बनता है। तो ये वैल्यूज़ ध्यान रखना अपन, इसके आगे ये 2 पाई बच गया, अपना 0 कट गया, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया 2 एंड 2 पाई, ठीक है। ये 2 से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा अपना 1 इज इक्वल टू एन स्क्वायर 4 पाई को उधर लेके गए अपन, तो ये अपना हो गया एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई, एंड इसका स्क्वायर करेंगे तो n इज इक्वल टू 1/2√पाई। ये अपने पास नॉर्मलाइज कांस्टेंट आ गया फॉर एंगुलर पार्ट। अब अपन 1s के लिए साइन लिखते हैं, देखिए जब अपन 1s के लिए साइन लिखते हैं तो अपन पहले लिखेंगे रेडियल पार्ट प्लस एंगुलर पार्ट, दोनों से मिलकर बनता है ना।
तो अपना रेडियल पार्ट क्या आया था, रेडियल पार्ट आया था R10 और ये आया था अपना R00, है ना। इसको नॉर्मलाइज करने के बाद इसको लिखेंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा, R10 क्या था, R10 क्या था अपने पास, ऊपर देखते हैं, देखिए R10 क्या था, R10 था 2/A0 की पावर 3/2, 2/A0 की पावर 3/2 e⁻R/A0, एंड ये अपना एंगुलर पार्ट होगा, ये प्लस में नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, साइन हमेशा मल्टीप्लाई में आता है ना, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो या डॉट लगा लो, कोई बात नहीं, है ना। ये क्या होगा अपना R00 क्या होगा, इज इक्वल टू n, तो 1/2 ये हो जाएगा, तो 1/2 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो साइन 10 के लिए 1s के लिए साइन क्या हो जाएगा, √π पहले लिखते हैं इसको A0 3/2 e−R/A0, ये अपना हो जाएगा साइन फॉर 1s, है ना, 1s ऑर्बिटल है। इसी तरह हम 1s 2s आगे के जो भी है उनके लिए निकाल सकते हैं, बट इतना नहीं पूछता है, मैंने एक बार ड्राइव करके दिखा दिया कैसे ये रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट यूज़ होता है इसमें, ठीक है। तो इस तरह यूज़ करके निकाल सकते हैं, और मैंने ये पहले ही बता दिया था कि 1s के लिए ये लिखते हैं अपन, ठीक है, ये अपना 1s के लिए लिखा जाता है साइन, ये अपना 1s के लिए लिखा जाता है, ठीक है। इस तरह से अपन ड्राइव भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। और ज़्यादा इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो एम एल इनकी वैल्यूज़ पूछने के लिए आते हैं, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग निकाल लेना, इन्हीं से होगा, सब कुछ होगा, मटेरियल यही है, ठीक है, साई के अंडर तो। और इसके अलावा जो इसकी अगर एनर्जी देखे वन के लिए, यानी हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी है वो होती है -13.6 J² जो अपन ने पीरियोडिसिटी में भी फट रखी है, तो ये अपनी एनर्जी होती है। इसके लिए जो डीजनरेसी होती है, डीजनरेसी का फॉर्मूला जो वो भी अपन ने फट रखा है, यानी n² फॉर सेल, किसी भी सेल की वैल्यू अगर दे रखी हो तो किसी सेल में, यानी n=1 सेल में कितने ऑर्बिटल्स डीजनरेट होते हैं, 1 ही होता है, ठीक है। n=2 के लिए 4, n² 4 यानी 2² 4, ठीक है। इस तरह से अपनी जो इसे कहते हैं ऑर्बिटल डीजनरेसी, ऑर्बिटल डीजनरेसी, ठीक है। इस तरह से ये 1 2 3 4 है ना, 4 जो है सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स आ गए अपने पास, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड अपने होती है स्पिन ऑर्बिटल डीजनरेसी, स्पिन ऑर्बिटल डीजनरेसी, तो ये क्या होती है, ये भी होती है वही 2n², यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने जो है, यानी 2n² अगर इसका निकालेंगे तो 4 4 × 2 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, यानी सेम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं, तो ये इसकी डीजनरेसी, स्पिन ऑर्बिटल डीजनरेसी फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इस तरह से हम ये सब कुछ निकाल सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन। धन्यवाद गाइस।